नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10 कार्य तथा ऊर्जा। पिछले कुछ अध्याय में हम वस्तुओं की गति वर्णन करने के तरीके, गति का कारण, गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कार्य एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में सहायता करती है। ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य निकट संबंध है। इस अध्याय में हम अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए जीवों में अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। इन गतिविधियों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। प्रक्रम के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कुछ अन्य क्रियाकलापों जैसे खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने, साइकिल चलाने हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मशीन के बारे में सोचिए। उन मशीनों की सूची बनाइए जिनका उपयोग आप करते हैं। उन्हें कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कुछ इंजनों, पेट्रोल, डीजल की आवश्यकता क्यों होती है? सजीवों तथा मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? कार्य क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप से कार्य शब्द का उपयोग करते हैं, जिस रूप से हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, उसमें अंतर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण पर विचार करें। कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिला। आप पूर्णतः थक चुके हैं, तथापि अपनी चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ। प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आप एक ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इस क्रियाकलाप में कौन सा कार्य निहित है? कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं, परिभाषा करते हैं। इसे समझने के लिए कुछ स्थितियों पर विचार करें। किसी सतह पर रखे गुटके को धक्का या दूरी तय करता है। अपने गुटके को कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया। इस स्थिति में कार्य हुआ। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई पर उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक के ऊपर उठती है। पुस्तक पर एक बल लगाया जाता है। पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य किया गया। उपरोक्त स्थिति को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं में होना जरूरी है। पहला, वस्तु पर बल लगाना। दूसरा, विस्थापित होना। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, समझने के लिए पहले हम स्थिति का विचार करते हैं जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। मान लीजिए किसी वस्तु पर एक नियत बल F कार्य करता है। मान लीजिए वस्तु पर बल की दिशा s दूरी विस्थापित हुई। W किया गया कार्य है। परिभाषा अनुसार बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। W बराबर Fs। एक अन्य स्थिति पर विचार करें जिसमें बल विस्थापन एक ही दिशा में होता है। एक बच्ची अपने खिलौने को कार में दर्शाए गए अनुसार धरती पर समानांतर खींचती है। बच्चे ने कार को विस्थापित की दिशा में बल लगाया है। इस दिशा में किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रकार स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाएगा। जब विस्थापन की दिशा में विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। उपरोक्त विचार विमर्श से स्पष्ट होता है किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसे समझने के लिए आइए निम्न क्रियाकलाप करें। ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमारी ऊर्जा के लिए बहुत से स्रोत सूर्य से उत्पन्न होते हैं। हम परमाणु
के नाभिक से पृथ्वी के आंतरिक भागों तो ज्वार भाटाओं से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में सोच सकते हैं? इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है जो कार्य का अर्थात जूल जे। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा मात्रा जे 1 जे होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलोजूल केजी का उपयोग किया जाता है। 1 केजी बराबर 1000 जूल के बराबर होता है। कार्य के रूप में, ऊर्जा के रूप में। सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, रासायनिक, विद्युत, प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित है। जेम्स पुरस्कार जूल 1818 से 1889। गतिज ऊर्जा। एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक तेज वस्तु अपने द्वारा अपेक्षाकृत धीमी चलती है वस्तु से गति कार्य कर सकती है। एक गति गोली, बहती हुई हवा, धूप, पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य करते हैं। गोली लक्ष्य को भेद कैसे करती है? बहती हुई हवा पवन की चक्की को, पंखुड़ियों को कैसे घुमा सकती है? गतिशील पंखुड़ियों में ऊर्जा होती है। गिरता हुआ नारियल गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी गतिज ऊर्जा में विद्यमान है। संक्षेप में, किसी वस्तु की गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा। उपरोक्त परिस्थितियों में वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती है तो वस्तु कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेती है। जब आप रबर बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इससे स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी खिलौना कार से चाबी भरते समय आप कार्य करते हैं, इसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, वस्तु को किसी ऊंचाई पर उठाने में उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है उसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार वस्तु में विद्यमान ऊर्जा इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात करना सरल है। क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं? क्या हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं? प्रकृति में हमें ऊर्जा स्थानांतरण के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्रियाकलाप 1.13 से 14 हमने सीखा है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। इस प्रक्रिया में निकाय की कुल ऊर्जा का क्या हुआ? ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था का निकाय कुल ऊर्जा के अपवर्तित रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो सकती है, न कि उत्पत्ति की जा सकती है, न ही विनाश। रूपांतरण से पहले, रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति में सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिकी ऊर्जा है। हम देख सकते हैं किसी पिंड में मुक्त रूप से गिरते समय उसके पथ में किसी बिंदु में स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी आती है, गतिज ऊर्जा
में उतनी ही वृद्धि। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण होता रहता है। कार्य करने की दर। क्या हम एक ही दर से कार्य करते हैं? क्या मशीनें ऊर्जा का उपयोग रूपांतरण समान दर से करती हैं? अभिकर्ता को ऊर्जा रूपांतरण करते हैं, विभिन्न दरों से कार्य करते हैं। आइए इस क्रियाकलाप को समझें। एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा करता है। अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन से अपेक्षाकृत हमें किसी यात्रा को कम समय में पूरा करता है। हम मोटर बाइक तथा मोटर कार जैसी मशीनों को शक्ति के बारे में बात करते हैं। इन वाहनों के वर्गीकरण का आधार यह है कि ये किसी तेज से ऊर्जा परिवर्तन कर या कार्य करते हैं। शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है, अर्थात कितनी शीघ्रता या देर से किया गया। शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है। कार्य करने की दर ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई अभिकर्ता t समय में W कार्य करता है तो शक्ति का मान होगा P बराबर W/T। आपने क्या सीखा? किसी पिंड पर किया गया कार्य। कृपया ध्यान दें।